आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि दूध सीधे किसी खेत में पल रही गाय या भैंस से आता है और एक बहुत ही सीधे रास्ते से होते हुए हमारे फ्रिज तक पहुंच जाता है। हाँ बिल्कुल। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ दूध का वो सफेद गिलास देखने में इतना सीधा साधा लगता है ना कि हम कभी उसके पीछे की कहानी पर सवाल ही नहीं उठाते। एग्जैक्टली लेकिन असल में हमारे फ्रिज में रखा वो दूध का एक पैकेट विज्ञान, रोबोटिक्स और भारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के एक ऐसे चक्रव्यूह से होकर गुजरा है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन से कम नहीं लगता। सही बात है। ये सचमुच एक बहुत ही जटिल दुनिया है। फ्रॉम डेयरी फार्म टू डोर स्टेप, उसके आधार पर हमारा मिशन इस पूरे सफर को डिकोड करना है, फार्म से लेकर दरवाजे तक। और ये सफर बहुत लंबा है। वाकई। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि श्रोताओं को ये बताया जाए कि दूध किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है, कैसे मशीनें हर कदम पर सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं और पैकेट में बंद होने से पहले कौन से कड़े वैज्ञानिक टेस्ट किए जाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत जाहिर तौर पे उसी सबसे बुनियादी जगह से होती है, यानी डेयरी फार्म से। किसान सुबह और शाम गाय या भैंस का दूध निकालते हैं, जो कि बहुत ही आम सी बात लगती है देखने में। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि असली विज्ञान की शुरुआत दूध के शरीर से बाहर आते ही हो जाती है। ताज़ा निकला हुआ ये कच्चा दूध सबसे पहले बड़े स्टील कंटेनरों में इकट्ठा किया जाता है। और मुझे जहाँ तक पता है ये दूध सीधे ट्रकों में भरकर फैक्ट्री नहीं भेज दिया जाता। यहीं पर क्वालिटी और सुरक्षा का सबसे पहला टेस्ट शुरू होता है ना? एकदम सही। और ये सिर्फ एक नज़र मारने वाला काम नहीं है, बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से जांचा जाता है कि क्या दूध में पानी मिलाया गया है, क्या उसमें कोई मिलावट है, उसकी बुनियादी गुणवत्ता कैसे है और क्या उसमें हानिकारक बैक्टीरिया तो नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है। वो क्या? देखिए, दूध एक बेहद संवेदनशील जैविक तरल पदार्थ है। अगर हम इसके रासायनिक संगठन को देखें तो ये पानी, प्रोटीन, फैट और शुगर यानी लैक्टोज का एक ऐसा बेहतरीन मिश्रण है जो बैक्टीरिया के लिए सुपरफूड का काम करता है। बाप रे, मतलब उनके लिए तो ये दावत है। बिल्कुल दावत है। प्रकृति ने इसे ऐसा बनाया है कि इसमें जीवन बहुत तेजी से पनप सके। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर आगे जाके फैक्ट्री में हम वैसे भी दूध को बड़ी बड़ी मशीनों से प्रोसेस करने वाले हैं, उसे गर्म करके साफ करने वाले हैं, हाँ, तो फार्म के स्तर पर ही इतनी सख्ती और इन शुरुआती टेस्ट की क्या जरूरत है? मतलब अगर थोड़ा बहुत बैक्टीरिया वाला दूध चला भी जाए तो क्या मशीनें उसे आगे ठीक नहीं कर लेंगी? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मशीनें खराब दूध को अच्छा कर सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा? हाँ, अगर दूध में शुरुआत में ही बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पनप चुके हैं तो वे बैक्टीरिया उस दूध की शुगर को खाकर लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। ओहो, तो इसी से दूध खट्टा होता है। एग्जैक्टली, इसी से दूध खट्टा होता है और फटने लगता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे टॉक्सिन्स या जहरीले तत्व छोड़ते हैं जिन्हें दुनिया की कोई भी एडवांस्ड मशीन खत्म नहीं कर सकती। मतलब कोई हीटिंग प्रोसेस भी नहीं? नहीं, अगर नींव खराब हो गई तो पूरी इमारत गिर जाएगी। शुरुआती जांच ये सुनिश्चित करती है कि केवल शुद्ध और सही केमिकल बैलेंस वाला दूध ही सप्लाई चेन में आगे बढ़े। समझ गया। यानी अगर बेस खराब है तो तकनीक उसे नहीं बचा सकती। तो जो दूध इस शुरुआती कड़ी परीक्षा को पास कर लेता है वो फिर चिलिंग टैंकरों की ओर बढ़ता है। हाँ, इन विशाल कलेक्शन सेंटर्स में दूध को तुरंत 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है। 4 डिग्री? अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रात का बचा हुआ खाना खराब होने से बचाने के लिए तुरंत फ्रिज में रख देते हैं। ये तुलना इसके पीछे के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाती है। जब दूध जानवर के शरीर से बाहर आता है तो उसका तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि काफी गर्म है। हाँ, और ये हल्का गर्म तापमान बैक्टीरिया के विकास के लिए एकदम आदर्श स्थिति है। इस तापमान पर बैक्टीरिया हर 20 मिनट में अपनी संख्या दुगनी कर सकते हैं। हर 20 मिनट में? हाँ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। और कुछ ही घंटों में वे करोड़ों में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए दूध को तेजी से 4 डिग्री सेल्सियस पर लाना जरूरी होता है। 4 डिग्री पर पहुंचते ही बैक्टीरिया के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं सुस्त पड़ जाती हैं। मतलब वो मरते नहीं है? नहीं, वे मरते नहीं हैं, लेकिन वे एक तरह की गहरी नींद या हाइबरनेशन में चले जाते हैं।
उनका विकास रुक जाता है। ये चिलिंग प्रोसेस दूध को सुरक्षित रखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अदृश्य कवच है। वाकई ये तो एक कवच की तरह ही है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सो रहे बैक्टीरिया के साथ ये ठंडा सुरक्षित दूध अब विशाल रेफ्रिजरेटेड ट्रकों के जरिए डेयरी प्लांट पहुंचता है। हाँ, प्लांट पहुंच गया। और अब ये सफर अपने सबसे जादुई और तकनीकी हिस्से में प्रवेश करता है, यानी प्रोसेसिंग स्टेज। क्योंकि फैक्ट्री में पहुंचने के बाद भी ये दूध हमारे पीने के लिए तैयार नहीं है। एकदम सही। इसे एक समान, सुरक्षित और स्वादिष्ट बनाने के लिए कई मशीनों के चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेसिंग का पहला कदम फिल्ट्रेशन है। और ये घर की किसी आम छलनी से छानने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये इंडस्ट्रियल ग्रेड के बड़े बड़े क्लैरिफायर्स होते हैं। क्लैरिफायर्स ये कैसे काम करते हैं? ये मशीनें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या जिसे हम घुमावदार बल कहते हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं। जब दूध को इन मशीनों में तेजी से घुमाया जाता है तो धूल, बाल या चारे के सूक्ष्म कण किनारे की तरफ छिटक कर अलग हो जाते हैं। क्योंकि वो भारी होते हैं। एग्जैक्टली, वो भारी होते हैं और बिल्कुल साफ दूध बीच से आगे बढ़ जाता है। तो ये तो दूध को भौतिक रूप से साफ करने का तरीका हुआ, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, पैस्चराइजेशन। हाँ, पैस्चराइजेशन। ये एक ऐसा शब्द है जो हर दूध के पैकेट पर लिखा होता है। मैंने पढ़ा है कि यहाँ दूध को 72 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड के लिए। जी हाँ, सिर्फ 15 सेकंड। और फिर उसे तुरंत वापस 4 डिग्री पर ठंडा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, जब हम दूध को 72 डिग्री तक गर्म कर रहे हैं तो क्या सामोनेला या ई कोलाई जैसे हानिकारक बैक्टीरिया के साथ साथ दूध के विटामिन्स भी नष्ट नहीं हो जाते? ये एक बहुत ही बारीक और सटीक विज्ञान है। हम यहाँ जिस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसे हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम यानी HTST पास्चराइजेशन कहते हैं। गर्मी का असर सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करता कि तापमान कितना है, बल्कि इस बात पर भी करता है कि वह गर्मी कितनी देर तक दी गई। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एक मोमबत्ती की लौ के ऊपर से अपनी उंगली बहुत तेजी से गुजारें तो हम जलेंगे नहीं, क्योंकि लौ और उंगली का संपर्क बहुत कम समय के लिए हुआ। सटीक। 72 डिग्री पर 15 सेकंड का यह समय एक स्वीट स्पॉट है। यह समय उन हानिकारक बैक्टीरिया की बाहरी कोशिका या सेल वॉल को तोड़ने और उन्हें मारने के लिए काफी है। अच्छा, पर न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं? हाँ, ये समय इतना कम है कि दूध में मौजूद प्रोटीन की जटिल संरचनाएं या विटामिन्स पूरी तरह से टूटें या नष्ट ना हो। अगर इसे कम तापमान पे ज्यादा देर तक गर्म किया जाए तो दूध का स्वाद भी बदल सकता है और उसके पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं। बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग और बायोलॉजी का एक परफेक्ट बैलेंस है। ये तो सच में किसी एयरपोर्ट के हाई स्पीड स्कैनर जैसा है, जो खतरे को पहचान कर उसे खत्म कर देता है, लेकिन आपके सामान को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता। बहुत सही तुलना है। तो बैक्टीरिया के इस सफाई के बाद आता है होमोजिनाइजेशन। हम सबने देखा है कि अगर कच्चे दूध को उबाल कर छोड़ दें तो उसके ऊपर मलाई की एक मोटी परत जम जाती है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध में वसा या फैट के कण बड़े होते हैं और हल्के होने के कारण वे ऊपर तैरने लगते हैं। और कमर्शियल स्तर पर कोई भी ये नहीं चाहता कि पैकेट वाले दूध में मलाई सिर्फ ऊपर हो और नीचे का दूध पानी जैसा लगे। एकदम सही, यही होमोजेनाइजेशन का विज्ञान काम आता है। इस मशीन में दूध को बेहद उच्च दबाव पर लगभग 2500 से 3000 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव पर बहुत ही सूक्ष्म छेदों से गुजारा जाता है। बाप रे, इतना ज्यादा दबाव! यानी ये सिर्फ दूध को फेंटना नहीं है, ये तो एक तरह से फैट के कणों को भौतिक रूप से तोड़ना है। ये फैट के कणों को चकनाचूर करने जैसी प्रक्रिया है। इतने भारी दबाव से जब दूध उन सूक्ष्म वाल्वों से निकलता है तो फैट के बड़े कण टूटकर इतने छोटे हो जाते हैं कि वे वापस आपस में जुड़ नहीं पाते। ओहो। वे पूरे दूध में हमेशा के लिए समान रूप से फैल जाते हैं। इसी वजह से मलाई ऊपर नहीं तैरती। और नतीजा ये होता है कि पैकेट के पहले घूंट से लेकर आखिरी घूंट तक दूध की मोटाई और उसका स्वाद बिल्कुल एक जैसा रहता है। और फैट के कण छोटे हो जाने के कारण इसे पचाना भी आसान हो जाता है। क्या बात है। तो होमोजेनाइजेशन के तुरंत बाद दूध को स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है। ये वो स्टेज है जहां तय होता है कि दूध फुल क्रीम होगा, टोन्ड होगा या स्किम्ड होगा। और ये काम बहुत ही दिलचस्प तरीके से होता है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सेंट्रीफ्यूज या क्रीम सेपरेटर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें भी दूध को हजारों RPM की गति से घुमाती हैं। फिर से वही घुमावदार बल। हाँ,
इस तेज घुमाव के कारण भारी हिस्सा यानी स्किम दूध मशीन में बाहर की ओर छिटक जाता है और हल्का हिस्सा यानी फैट या क्रीम केंद्र में जमा हो जाता है। अच्छा, इन दोनों को अलग अलग पाइपों से निकाल लिया जाता है। मतलब फैट को दूध से पूरी तरह अलग कर लिया गया। हाँ, और फिर एक कंप्यूटर नियंत्रित सिस्टम हर बैच की जरूरत के हिसाब से उस अलग किए गए फैट को वापस स्किम दूध में एक निश्चित मात्रा में मिलाता है। अच्छा, तो वो उसे वापस मिलाते हैं। बिल्कुल, अगर 6% फैट चाहिए तो फुल क्रीम बन जाएगा। लेकिन इसे पैकेट में डालने से पहले ये 100% शुद्ध और सुरक्षित है, ये कौन तय करेगा? यहीं पर हम उस विभाग में पहुंचते हैं जिसे इस पूरी प्रक्रिया का दिल या सुपर हीरो कहा जा सकता है, क्वालिटी कंट्रोल लैब। वाकई, क्वालिटी कंट्रोल लैब के बिना ये पूरी विशाल फैक्ट्री किसी काम की नहीं है। यहाँ के वैज्ञानिक हर बैच के दूध के सैंपल लेते हैं और उनकी माइक्रोस्कोपिक जांच करते हैं। वे स्पेक्ट्रोस्कोपी और रैपिड बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट का इस्तेमाल करके ये देखते हैं कि कहीं पास्चराइजेशन के बाद भी कोई बैक्टीरिया तो नहीं बच गया। मतलब कोई चांस नहीं लेना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। वे फैट और प्रोटीन के प्रतिशत को दशमलव के स्तर तक मापते हैं। इसके अलावा दूध की गंध और स्वाद की भी इंसानों और मशीनों द्वारा जांच की जाती है। तो ये लैब किसी ऐसे सख्त स्कूल प्रिंसिपल की तरह है जो 99% नंबर आने पर भी खुश नहीं होता, है ना? एकदम सही। अगर लैब में टेस्ट के दौरान किसी सैंपल में 0.1% की भी गड़बड़ी मिलती है तो वो पूरा का पूरा लाखों लीटर का बैच वहीं रोक दिया जाता है। कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। बाप रे, लाखों लीटर दूध रोक दिया जाता है। ऐसा करना बेहद जरूरी है क्योंकि जब ये दूध फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो लाखों लोग इसे अपने बच्चों को पिलाते हैं। जन स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सही बात है। जब लैब से क्लीन चिट मिलती है केवल तभी वो बैच आगे पैकेजिंग स्टेज की ओर बढ़ता है। और प्रोसेसिंग स्टेज एक जादुई प्रक्रिया थी, तो पैकेजिंग स्टेज किसी साइंस फिक्शन फिल्म का चरम है। ये ऑटोमेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, मैंने भी इस प्लांट के वीडियो देखे हैं। यहाँ विशाल मशीनें काम कर रही होती हैं जो 1 मिनट के अंदर हजारों खाली पैकेट बनाती हैं, उनमें दूध भरती हैं, उन्हें सील करती हैं और उन पर उसी सेकंड एक्सपायरी डेट छाप देती हैं। और आधुनिक प्लांट्स में तो इंसानों का कोई काम ही नहीं है। रोबोटिक आर्म्स इन भरे हुए पैकेट्स को तेजी से उठाकर क्रेट्स में रखते जाते हैं। इस गति का कारण एसेप्टिक पैकेजिंग तकनीक है। एसेप्टिक पैकेजिंग, ये क्या होता है? पैकेजिंग के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि जिस हवा में पैकेट भरे जा रहे हैं वो भी 100% बैक्टीरिया मुक्त हो। ये सब एक बंद स्टेरिलाइज्ड चेंबर के अंदर होता है ताकि कोई बाहरी संक्रमण दूध में ना जा सके। वाकई। लेकिन यार यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल आता है। पूछिए। हम दूध जैसी एक बहुत ही जैविक और चिपचिपी चीज की बात कर रहे हैं। अगर ये मशीनें इतनी तेज गति से लगातार काम कर रही हैं तो वे अंदर से साफ कैसे रहती हैं? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब अगर पाइप्स के अंदर थोड़ा सा भी दूध जमा रह गया तो अगले दिन वो खराब होकर पूरे नए बैच को बर्बाद कर देगा, और हर बार मशीनों को खोलकर साफ करना तो असंभव लगता है। ये एक समय में डेयरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। इसका समाधान है CIP सिस्टम, यानी क्लीनिंग इन प्लेस। मशीनों को खोले बिना अंदर से ही साफ करने का एक बेहद उन्नत तरीका। तो ये काम कैसे करता है? क्या सिर्फ सबसे पहले पाइप्स और टैंकों में उच्च दबाव वाला गर्म पानी दौड़ाया जाता है। उसके बाद एक क्षारीय रसायन या एल्कलाइन सोल्यूशन जैसे कास्टिक सोडा अंदर भेजा जाता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन? हाँ, ये रसायन पाइप्स की दीवारों पर जमे हुए फैट और प्रोटीन को पिघलाकर निकाल देता है। यानी चिकनाई और मलाई का हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाँ, क्योंकि अगर ये पैक किया हुआ दूध सही तापमान पर दुकानों और घरों तक ना पहुंचे तो वो सारे लैब टेस्ट, पास्चराइजेशन और रोबोट्स की मेहनत तो बेकार हो जाएगी। बिल्कुल। और इस अंतिम और सबसे कमजोर कड़ी को कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फैक्ट्री से निकलने के बाद इन दूध के क्रेट्स को रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में लोड किया जाता है। और ये ट्रक 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखते हैं। हाँ, इसी तापमान पर ये ट्रक दुकानों तक पहुंचते हैं जहां दूध को चिलर में रखा जाता है। ये एक चेन है जो फैक्ट्री से शुरू होकर हमारे घर के फ्रिज तक जाती है। और अगर ये चेन कहीं भी टूट गई, मतलब मान लीजिए ट्रक का फ्रिज खराब हो गया या दुकानदार ने दूध को बाहर गर्मी में रख दिया, तो क्या होगा? दूध तो पास्चराइज हो चुका है ना, फिर क्या वो खराब हो जाएगा? देखिए, तो ये सब हमारे घर की रसोई में चाय बनाने की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा और जटिल औद्योगिक रूप लगता है। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। कैसे? देखिए, जब हम चाय बनाते हैं तो सबसे पहले हम कच्चा दूध और सामग्री इकट्ठा करते हैं। ये फार्म पर होने वाला कलेक्शन है। हाँ, फिर हम चाय की पत्ती डालकर उसे छलनी से छानते हैं। ये फैक्ट्री का फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूज हो गया। बिल्कुल। हम उसे तेज आंच पर उबालते हैं ताकि वो पक जाए। ये हमारा घर का पास्चराइजेशन है। और फिर हम उसे कप में सावधानी से डाल देते हैं। ये पैकेजिंग है। क्या बात है। डेयरी फैक्ट्री भी बुनियादी रूप से यही काम कर रही है, बस ये सब करोड़ों लीटर्स के स्केल पर हो रहा है और इसमें इंसान के हाथों की जगह कंप्यूटर्स और रोबोट्स काम कर रहे हैं। बुनियादी सिद्धांत सचमुच वही है, बस पैमाना और विज्ञान की सटीकता उस स्तर पर, विशेष रूप से भारत जैसे देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। हाँ, दुनिया में नंबर 1। यहाँ रोजाना करोड़ों लीटर दूध का उत्पादन होता है। एक आधुनिक फैक्ट्री हर दिन लाखों लीटर दूध प्रोसेस करती है। ये पूरी व्यवस्था एक ऐसी मशीन की तरह है जो 24 घंटे 7 दिन चलती रहती है। लेकिन इस सब को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही अलग तरह का विचार आता है श्रोताओं के लिए। अच्छा, वो क्या? आज हमने देखा कि दूध को जानवर से लेकर हमारे फ्रिज तक पहुंचाने के लिए कितनी विशाल और खर्चीली मशीनरी, रोबोटिक्स और कोल्ड चेन की जरूरत पड़ती है।
इसमें ज़मीन लगती है, पानी लगता है और जानवरों का रखरखाव लगता है। हाँ, संसाधन तो बहुत लगते हैं। तो क्या ऐसा अगली बार जब अपने फ्रिज से दूध का पैकेट निकालें तो इस फार्म से लेकर फ्रिज तक के सफ़र को याद कीजिएगा और सोचिएगा कि आने वाले कल में ये सफ़र कैसा दिखने वाला है।